हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके टेस्ट नंबर 43 का डिस्कशन होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि यह डिस्कशन बुच्चे व क्लब सैदपुर दिगवाड़ा के द्वारा करवाया जाता है। मेनली ये आपका टेस्ट रेलवेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चलिए बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीलम किसकी प्रजाति है? अंगूर की, सेब की, पपीता की, आम की। देखिए नीलम आपकी प्रजाति है आम की। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि अंगूर की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए अंगूर की दो प्रमुख प्रजातियां आती हैं, एक ज्वाला है जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है अनब ए शाही, अनब ए शाही, लिख लीजिए इसे ध्यान से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कौन सा? तो सेब, सेब की एक प्रजाति आती है स्पार्टन। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि स्पार्टन किस चीज़ की प्रजाति है, तो सेब की। अब आता है क्वेश्चन कौन सा? पपीता। तो पपीता की कौन सी प्रजाति है? तो पपीता की एक सबसे फेमस प्रजाति है कौन? पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। देखिए ये जो युद्ध सेवा मेडल मिला है जिन्हें, वो भारत की पहली महिला है और वो संबंध रखती हैं आपकी एयर फोर्स से। ठीक है, तो ऑप्शंस में कौन कौन से हैं? प्रीति जैन है, लक्षिता चौधरी है, पूनम राव है और मिंटी अग्रवाल है। इसका सही आंसर है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल का संबंध 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक, आप सभी को पता है, से है, जो 2019 में हुआ था। और इसमें उन्होंने आगे बढ़कर इस अभियान का नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला है। तो आपसे अगर पूछ देगा कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो मिंटी अग्रवाल। ये किस चीज से संबंधित है? तो ये एयरफोर्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है और आपको ये हमेशा मदद करता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने में। चलिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव को रोकने तथा रक्त जमने में मदद करता है? एक है व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल या थ्रोम्बोसाइट। तो इसका सही आंसर है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? रक्तस्राव को रोकने और रक्त को जमने में आपकी मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि भारत का कौन सा देश पड़ोसी देश ड्रुक यूल के नाम से जाना जाता है? देखिए ड्रुक यूल का अर्थ होता है द थंडर, द थंडर ड्रैगन ऑफ तिब्बत, तिब्बत एंड भूटान। तो आपको पता चल गया, ड्रुक यूल का अर्थ होता है द थंडर ड्रैगन ऑफ तिब्बत एंड भूटान। तो आपके ऑप्शंस में कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस में भूटान है, म्यांमार है, चीन है, बांग्लादेश है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का उद्देश्य नहीं है? ग्लोबलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले नए आर्थिक सुधारों के बारे में जान लीजिए। जब नए आर्थिक सुधारों की आया था तो उस समय 1991 का समय था और उस समय के पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, एन राव। ठीक है, और उस समय के आपके वित्त मंत्री आप अभी के समय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो उस समय का तीन उद्देश्य था। कौन कौन सा उद्देश्य था? एल पी जी। एल मतलब आपका लिबराइजेशन यानी उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नए आर्थिक सुधारों का उद्देश्य नहीं है। तो बताइए, एल से लिबरेशन हो गया, पी से प्राइवेटाइजेशन हो गया, जी से ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो बचा क्या? सेंट्रलाइजेशन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन में है हार्डिंग, नॉर्थब्रुक, डलहौजी, मेयो। इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है दिया हुआ कि हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हुआ,
वो संबंधित थे, वो क्या थे? पत्रकार थे, राजनेता थे या क्रिकेटर थे या लेखक थे? देखिए, ये इसलिए हमें याद करना ज़रूरी हो जा रहा है क्योंकि ये जो मरने से पहले इन्हें बी.डी. गोयनका पुरस्कार मिला है। आप सभी जानते हैं कि बी.डी. गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा पत्रकार, यानी राजकुमार केसवानी का संबंध किससे था? पत्रकारिता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? देखिए, बीटिंग द रिट्रीट कब होता है? बीटिंग द रिट्रीट उस समय होता है जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद इवनिंग में, यानी 26 जनवरी को हम लोग का गणतंत्र होता है, तो तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को इवनिंग में ये बीटिंग द रिट्रीट मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट एक प्रकार का समापन समारोह है। ये आपको राष्ट्रपति के नेतृत्व में मनाया जाता है और ये हमेशा विजय चौक पे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है गणतंत्र दिवस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? जो एस्प्रिन है उसका रासायनिक नाम क्या है? देखिए ऑप्शंस में क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, मिथाइल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, अल्काइल सैलिसिलिक अम्ल। देखिए इसका सही आंसर होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। देखिए इसका जो इस पे सही बन जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका COOH होता है और यहाँ होता है OCH3। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी COOH होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और ये होता है, तो आपका एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु की आपूर्ति में तुलना में धन की आपूर्ति की कमी हो जाए तो परिणाम होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में ये देखना है कि धन की आपूर्ति में कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। जब भी डिक्रीजेज इन मनी होगा तो आपका अपस्फीति आएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि धन की आपूर्ति में कमी हो तो आपका अपस्फीति आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आ जाता है कि धन की आपूर्ति में ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा आपूर्ति हो जाए धन की, तब आपका मुद्रा स्फीति हो जाएगा। ठीक है, तो यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो परिणाम अपस्फीति होगा। और धन की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाए तो मुद्रास्फीति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण, रोजगार की दर, एक करयोग्य आय या एक निश्चित वस्तु की कीमत और मांग के बीच संबंध। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए लॉरेंज वक्र क्या होता है। लॉरेंज वक्र एक प्रकार का पैराग्राफ दर्शाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक की तनख्वाह है 20,000 रुपये और दूसरे की तनख्वाह है 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों की तनख्वाह में अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो काम सभी 10 ही घंटा करता है। जो 20,000 कमाता है और जो 1,00,000 कमाता है वो भी काम उतने ही घंटा करता है। तो ये जो आय का वितरण है, ठीक है, आय का जो वितरण है वो आपको लॉरेंज वक्र दर्शाता है। यानी ये इसका 20,000 है और इसका 1,00,000 हो गया। ठीक है, तो ये आपका यही आपका आय का वितरण लॉरेंज वक्र दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? देखिए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। ठीक है, मार्ले मार्ले उस समय के भारत सचिव थे। ठीक है, और मिंटो उस समय के वायसराय थे। ठीक है, तो इस समय का क्या उद्देश्य था? ऑप्शंस में क्या है? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन या मताधिकार की व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, 2 अधिराज्यों की स्थापना या प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली। देखिए तो इसका जो आंसर होगा
उसका आंसर होगा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था। 1909 की ये विशेषता थी। अब आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जब भी विस्तार के आएगा तो ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड है। अब आते हैं दो अधिराज्यों की स्थापना। तो दो अधिराज्यों की स्थापना का हुआ था 1947। भारत शासन अधिनियम 1947 में दो अधिराज्यों की घोषणा की गई थी बनाने की। कौन कौन सी थी? एक पहला भारत था और दूसरा पाकिस्तान था। और लास्ट है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 में आया था, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य था। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य किससे है? तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन तथा मताधिकार की व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, कौन सा है? देखिए, तो नाबार्ड का यहाँ फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए, नाबार्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इससे बनता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीन क्वेश्चन नाबार्ड के बन गए। नाबार्ड के नाम हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना था? 1982 में। कहाँ इसका मुख्यालय है? मुंबई। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च मात्रा सांद्रण की वजह निम्नलिखित में से क्या होता है? सुपोषण, अम्लता, क्षारीयता या कठोरता? इसका सही आंसर होगा सुपोषण, यानी नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उच्च मात्रा में सांद्रण का वजह होता है सुपोषण। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया था? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया था? 20 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस आपका मनाया जाता है 20 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से, और ये मनाया जाता है यूएन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारतीय महासागर का सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? देखिए, भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका या मेडागास्कर। देखिए, इसका सही आंसर होगा मालदीव। और इससे एक फैक्ट और जान लीजिए कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, जो क्षेत्रफल में भी छोटा है और आपका जनसंख्या की दृष्टि से भी, यानी एशिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार कौन सा देश है सबसे छोटा? तो मालदीव हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यदि किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो उसमें क्या होता है? देखिए, अपचयन का अर्थ क्या होता है? अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? हमेशा O2 की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। ठीक है, अब देखिए, ठीक इसके उल्टे आता है। तो उल्टा आएगा क्या? रिडक्शन, यानी उपचयन। उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। अब तो आप खुद बना सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस संगठन को, कौन सा संगठन है जिसे शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस में है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अमेरिकन रेड क्रॉस, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी कुछ जान लीजिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन बनता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में।
रोम कहाँ है? इटली। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन बन गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालिदास चरित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? एलेक्स कैरी, विलियम जोन्स, जेम्स रॉय या मैक्स? तो इसका सही आंसर कौन है? विलियम जोन्स ने ही सबसे पहली बार अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं? देखिए, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं? तो अब देख लीजिए, सबसे पहला है उत्तराखंड, यूके। उसके बाद हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार, ठीक है। उसके बाद आपका यूपी, उसके बाद आपका सिक्किम, और लास्ट एक बच गया वेस्ट बंगाल। अब आप ही बताइए कितने हो गए? तो आपके हो गए 5, यानी भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हो गए? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बिहार और यूपी। 5 राज्य आप लोग भी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर के लेखक हैं कौन है? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की जो पुस्तक है ड्रीम्स ऑफ माय फादर, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अब देखिए 2-3 बुक है उनका, वो भी जान लीजिए। एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर सिटी ऑफ होप, ऑर्डर सिटी ऑफ होप, एक बार और बता दे रहा हूँ, ऑर्डर सिटी ऑफ होप। और दूसरी बुक है ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड। ये 3 पुस्तक बहुत ही फेमस है और बहुत से बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप तीनों बुक को याद कर लिए। पहला है ड्रीम्स ऑफ माई फादर, दूसरा हो गया ऑर्डर सिटी ऑफ माई होप, और तीसरा हो गया ए प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बराक ओबामा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 में किससे सम्मानित किया गया? अब ऑप्शंस में है जेन गुडाल, डेमियन हेडेन, निकोलस सरकोजी, ब्लॉकचेन। देखिए 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है जेन गुडाल को दिया गया है। अब देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार शुरू हुआ था कब? 1973 में। ठीक है, और ये हमेशा पूछा जाता है किन्हें दिया जाता है? तो लिविंग पर्सन, यानी हमेशा जीवित आदमियों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 सम्मानित किसे किया गया है? जेन गुडाल को। ये 1973 में शुरू हुआ था और ये हमेशा लिविंग पर्सन को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? देखिए चित्रकार लिपि कहा जाता है, कौन कौन सा ऑप्शन है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल और मौर्य काल। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु काल। देखिए सिंधु काल की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण इसे हम चित्रात्मक लिपि यानी चित्रकार लिपि भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम है आध ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो लिपि है उसे हम चित्रकार लिपि भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप जानिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? देखिए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन है सिंधु और सतलज, सिंधु और झेलम, रावी और सतलज, और सिंधु और ब्यास। तो इसका सही आंसर है सिंधु और झेलम नदी। चलिए तो सिंधु और झेलम नदी, अब देखिए इनका एक अलग नाम हुआ करता था उस समय, तो उन सभी को जान लेते हैं। जैसे सिंधु है तो सिंधु को हम इंडस, ठीक है, सिंधु का नाम क्या था? इंडस था। सिंधु, इंडस। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका कौन है? झेलम। तो झेलम का एक और नाम था वितास्ता। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट आपको करूंगा, ये आप ध्यान में रखिए कि कौन से नदियों का क्या नाम था। तो बहुत बार क्वेश्चन में लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है,
कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए, वितास्ता हो गया आपका झेलम का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा है, रावी। तो रावी को पुरुषनी नदी के नाम से जानते थे, पुरुषनी, रावी को पुरुषनी नदी के नाम से जानते हैं। चौथा है कौन, सतलज, सतलज को हम सतुद्री के नाम से जानते हैं, सतलज, सतुद्री, सतलज, सतुद्री। और लास्ट आपका बच गया कौन सा, ब्यास। तो ब्यास को हम विपास के नाम से जानते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, इंडस को हम सिंधु के नाम से जानते हैं, झेलम को वितास्ता के नाम से जानते हैं, सनी को, रावी को पुरुषनी के नाम से जानते हैं, सतलज को सतुद्री के नाम से जानते हैं, और व्यास को विपास के नाम, व्यास को विपास के नाम से जानते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्री धाराएं उदाहरण हैं किनकी, संवहन की, चालन की, विकिरण की, अवरोधन की। देखिए, जब भी समुद्री धाराएं हैं उदाहरण होती है संवहन की, और संवहन हमेशा लिक्विड में ही होता है। जब भी लिक्विड में होगा नाम आएगा तो हमेशा संवहन ही होगा, ठीक है। और जब भी हॉट और कोल्ड एयर मिलता है तो कन्वेक्शन करंट यानी संवहन करंट आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। चालन कहाँ होता है, चालन आपका हमेशा सॉलिड में होता है, ठीक है। और विकिरण क्या होता है, विकिरण मतलब रेडिएशन, रेडिएशन कब होगा, जब आपका लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आएगा तब विकिरण होगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, रेडिएशन कब होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जब आएगा तब आपका विकिरण होगा। और अवरोधन आपको पता है इंसुलेशन, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि हल्दी आपका जड़ से प्राप्त होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठन की अध्यक्षता मिली है। देखिए ऑप्शंस में है चीन, भारत, अफगानिस्तान, जापान। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता हाल ही में भारत को मिली है। अब जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। हो गया, एक बार और रिपीट कर देते हैं, आईएलओ की स्थापना 1919 में, और कहाँ है इसके मुख्यालय, जेनेवा। और इस साल की अध्यक्षता किसे मिली है, भारत को, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में हिंदी यानी भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, कौन से बताइए, मलयालम, तमिल, तेलुगु या बांग्ला। तो सबसे अधिक बोली जाती है आपकी बांग्ला। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 बांग्ला। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल पर पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। ऑप्शन में है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए बी दोनों, और डी नन। देखिए जब भी आप किसी भी तालाब में पत्थर मारेंगे तो ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ऊपर आपको शांत वातावरण दिखाई देगा, लेकिन जो होता है नीचे क्या होता है, देखिए ऐसे ऊपर नीचे, और ये होता है आपका किसके कारण, अनुप्रस्थ तरंग के कारण। तो आप ये ऊपर रहेगा, ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो जब भी किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल पर पृष्ठ पर उठने वाली लहरी होती है कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसके विरुद्ध महाभियोग की व्याख्या संविधान में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए इसको समझिए, किसके विरुद्ध महाभियोग की व्याख्या संविधान में की गई है। भारत के संविधान में मात्र एक ही व्यक्ति के बारे में महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, मात्र एक आदमी के, और वो कौन है, हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति यानी आपके राष्ट्रपति। और उनकी चर्चा है अनुच्छेद 61 में पूरी तरह वर्णित है कि उन्हें उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। और जितने भी हो, अब या तो राज्यपाल ले लीजिए, उपराष्ट्रपति ले लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो उनके बारे में कोई महाभियोग के बारे में चर्चा नहीं है। वहाँ बताया गया है कि महाभियोग के संकल्प यानी उनके बारे में संकल्प किया जा सकता है, महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, महाभियोग का संकल्प लिया जा सकता है। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, जब भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो राष्ट्रपति के लिए दोनों सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी दोनों सदन में शुरू की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन उप सभापति होते हैं किसके,
राज्यसभा के, तो कभी भी उनकी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो राज्यसभा से शुरू की जाएगी, कभी भी लोकसभा से भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल गया राष्ट्रपति की महाभियोग की व्याख्या केवल संविधान में की गई है और किसी की नहीं गई है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए, आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है 30 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन गया होगा। और अगर आप सभी चाहते हैं और अगर आपके प्रति आपके पास अगर कोई भी कमेंट्स हैं, आपके सुझाव हैं या आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हो सकता है हम उसके समाधान करें और उसका डिस्कशन भी कराएं। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।